एक था मछुआरा, नाम था भीमा। भीमा और उसकी बीवी नदी के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। भीमा अपनी मछली पकड़ने के लिए रोज सुबह निकल जाता और शाम तक जो कुछ हाथ आता उसको बाजार में बेच आता। भीमा और उसका परिवार गरीब था, पर किसी तरह अपना गुजारा चला लेते थे। एक दिन रोज की तरह भीमा शाम को अपनी मछलियां बेचने के लिए बाजार गया। मछली ले लो, मछली, ताजी मछली, 10 का दो। अरे ओ भैया, थोड़ा मछली लेके जाओ, एकदम ताजा मछली है। अच्छा, देखो तो जरा। ताजा तो पता नहीं, पर तुम्हारी मछली तो बहुत छोटी छोटी है, मैं ये नहीं लूंगी। और उस खरीदार ने बाजू में ही दूसरे मछुआरे की मछली देखी। ये बात, ये होती है मछली, बड़ी और शानदार। कैसी दी भैया? बस 100 रुपया मेम साहब। 100 रुपया? बहुत महंगी है। आखिरी मछली है, आपके नाम की रखी थी, बस सब बिक गई। इतनी बड़ी मछली इतने में कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, मुझे ये पसंद आ गई, इसको तो मैं खा के ही रहूंगी। दे दो, ये लो 100 रुपये। थैंक यू मैडम, मेरा भी माल खत्म, मैं घर चलता हूँ। भीमा ये सब बड़े ध्यान से देख रहा था। उसने देखा कि कहाँ वो 10 रुपए की 2 मछली बेच रहा है और कहाँ दूसरे मछुआरे ने एक ही मछली बेच के 100 रुपए कमा लिए। वो फौरन दूसरे मछुआरे के पीछे पीछे गया। भैया जी, 1 मिनट जरा मेरी बात सुनो। मैंने देखा आपने 100 रुपए में अपनी मछली बेच दी। एक ही मछली में इतना पैसा कमाया, कैसे करते हो? थोड़ा मुझे भी सिखा दो, मैं भी पैसे कमाना चाहता हूँ। आप भी सीखोगे? देख भाई, याद रख, जो बंदा छोटा हाथ मारता है उसके हाथ में कभी बड़ी मछली नहीं लगती। तुमको बड़ी मछली पकड़नी है ना, तो बड़ा हाथ मारो, सिंपल। अपन अभी चलता है, बीवी वेट कर रही होगी। और ये सुन के भीमा भी सोचता हुआ अपने घर की तरफ निकल गया। जो बंदा छोटा हाथ मारता है उसके हाथ में कभी बड़ी मछली नहीं लगती। तुमको बड़ी मछली पकड़नी है ना, तो बड़ा हाथ मारो, सिंपल। मैं भी अब स्मार्ट बनूंगा, सिर्फ बड़ा हाथ मारूंगा। अब अगले दिन सुबह ही भीमा नदी में जाल डाल के बैठ गया। कुछ देर बाद जाल में हलचल हुई। उसने निकल के देखा तो उसमें कई छोटी मछलियां थी। अरे इतनी सारी मछली, पर ये तो सब छोटी है। मुझे तो बड़ी मछली चाहिए। पर ये हाथ आ गई हैं, तो इनको भी रख लेता हूँ। भीमा मछलियां रखने ही वाला होता है, तभी उसको दूसरे मछुआरे की बात याद आती है। जो बंदा छोटा हाथ मारता है उसके हाथ में कभी बड़ी मछली नहीं लगती। तुमको बड़ी मछली पकड़नी है ना, तो बड़ा हाथ मारो, सिंपल। फिर कुछ सोचकर भीमा ने सारी मछलियां नदी में छोड़ दी और फिर जाल लगाया और इंतजार करने लगा। दोपहर हो गई। अरे जाल में हलचल हुई। निकालता हूँ, शायद इस बार बड़ी मछली हाथ लगी हो। अभी देखता हूँ। पर इस बार वैसी ही छोटी मछलियां थी जाल में। भीमा ने फिर सारी मछलियां नदी में वापस फेंक दी। भीमा बड़ा खिलाड़ी है, अब सिर्फ बड़ा हाथ ही मारता है। मुझे नहीं चाहिए ये। फिर से जाल बिछाना होगा। अभी वक्त है, जरूर कुछ हाथ लगेगा। फिर भीमा इंतजार में बैठा रहा। धीरे धीरे शाम हो गई और जाल में फिर से हलचल हुई। हिला, जल्दी निकाल भीमे, बड़ी मछली पकड़ेगा आज तू, 100 रुपया कमाएगा। लेकिन हर बार के जैसे ही इस बार भी सिर्फ छोटी ही मछली फंसी थी जाल में। हाँ, फिर से वही। नहीं चाहिए मुझे छोटी मछलियां, फेंक दो इन्हें। फिर से जाल लगाता हूँ। अब तो वक्त भी निकला जा रहा है। उम्मीद है जल्दी ही कुछ हाथ लगेगा। भीमा अब जाल डाल के बैठा रहा।
पर रात तक भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा। खाली हाथ वापस घर लौटा। उसके परिवार को उस दिन भूखा ही सुना पड़ा और वहाँ बाजार में मंगू अकेले मछली बेच रहा था। मछली गया 150 की एक, 150 की एक। भैया जी, कल ही तो 100 की लेके गई थी आपसे, आज इतना भाव क्यों? मैडम जी, मार्केट में सप्लाई नहीं है। अक्खे मार्केट में मछली सिर्फ मेरे पास मिलेगा, 150 का ही भाव लग पाएगा। अपन भी पीछे ज्यादा पैसा देके लेता है। ठीक है, लो 150 रुपया और वो वाली दे दो। तो बच्चों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि लालच करने से नुकसान ही होता है। हमको जो मिला है उससे खुश रहना चाहिए। किसी दूसरे की अच्छी चीज देख के उसकी नकल नहीं करनी चाहिए। और आपका प्रतियोगी आपको सही सुझाव दे ऐसा जरूरी नहीं। एक गांव में एक जगन नाम का दूध वाला रहता है, जो अपनी 2 गाय और 1 भैंस का दूध बेचकर अपना गुजारा करता है। गांव के काफी लोग उससे दूध लेते हैं और खुश भी है उसके साथ। उसकी बीवी बच्चे भी अपने अपने काम में खुशी से लगे हुए हैं। लेकिन आजकल जगन के मन में आने लगा है, हाय, मेरे ग्राहकों के घर कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे से सजाए हैं उन्होंने। उनके परिवार के पास कितने सारे साधन हैं, अच्छे अच्छे कपड़े, इस्तेमाल की अच्छी अच्छी चीजें। किसी किसी के पास तो 2 या 4 पहिए वाली गाड़ियां भी हैं। काश मैं भी अपने परिवार के लिए ये सब कर पाता, पर कैसे, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। उसके लिए नई गाय या भैंस खरीदना संभव नहीं था। सोचते सोचते उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं दूध में थोड़ा पानी मिला दूं। इससे मैं ज्यादा लोगों को दूध बेच सकता हूँ, ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ और फिर मेरे घर परिवार के लिए कुछ अच्छा कर सकता हूँ। फिर अगले दिन उसने अपने घर के कुएं से पानी लेकर दूध में मिला दिया। अब दूध पहले से 20% पतला हो गया। उस दिन वो 4 नए घरों को दूध दे आया। शाम को घर आकर जब उसने अपनी कमाई गिनी तो खुश हुआ और अगले दिन दूध में और थोड़ा पानी मिलाने की ठान कर सो गया। दूसरे दिन उसने वैसे ही और थोड़ा पानी मिलाया दूध में और 2 नए ग्राहक बनाए। उस रात अपनी कमाई गिनने के बाद वो सोचने लगा, अब और पानी मिलाने से पहले जरा रुकता हूँ, वरना लोगों को शक हो जाएगा। इसलिए वो 4-5 दिन तक रुका और फिर थोड़ा पानी मिला। अब तो दूध 40% तक पतला हो गया था। फिर उसे नए ग्राहक मिले। इस तरह 2 हफ्ते निकल गए। अगर इसी तरह चलता रहा तो कुछ ही महीनों में मैं एक नई गाय ले सकता हूँ और फिर और ज्यादा कमाऊंगा। हाँ। इसी ख्याल में वो खुश रहने लगा। वहीं उसके ग्राहकों में बातें होने लगी। 2 दिन से मेरे बच्चे की तबीयत खराब है और दस्त भी लगे हुए हैं। अरे बहन, बीमारी का तो जैसे मौसम ही चालू है। मेरा बच्चा भी कल उल्टियाँ कर रहा था, डॉक्टर को दिखाया, दवाई कराई है। इंसान तो इंसान, दूध तक खराब हो रहा है। ना मलाई आती है, ना दही ठीक बनता। सही बात कही बहन, मेरा भी दूध बिगड़ा हुआ है। जगन को पूछना पड़ेगा। जगन, हम तीनों जगन से ही दूध लेते हैं। सबके यहाँ कोई ना कोई बीमार है। शायद नहीं बहन, पक्का, वरना तीनों घरों में बीमारियां एक साथ आना मुश्किल है। एक काम करते हैं, हम दूध की जांच करा लेते हैं। अगले दिन जब जगन दूध देने आया तो सारे ग्राहकों ने उससे दूध लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, हम तुमसे दूध नहीं लेंगे, तुम दूध में मिलावट करते हो। तुमने दूध में पानी मिलाया है जिससे ना दही बनता है ना मक्खन, और तो और तुम्हारा पानी भी साफ नहीं है जिससे शर्मा जी के बेटे को डायरिया हुआ है। अब तो ना तुमसे कोई दूध लेगा, और तो और तुम्हारी शिकायत भी कर रहे हैं। अरे नहीं साहब, ऐसा मत करिए, गजब हो जाएगा। मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई।
मेरी भैंस का दूध पूरा नहीं पड़ रहा था, उसके लिए मैंने थोड़ा सा पानी मिला लिया। मेरा मकसद किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं था। आप सब इतने सालों से मुझसे दूध लेते हैं, कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। इस बार मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा। मैं माफी मांगता हूँ, मेरी शिकायत ना करिएगा। चलो, इन्होंने अपनी गलती मानी तो सही। माफी शर्मा जी से मांगिए, उनका बेटा बीमार है। और ना सिर्फ माफी, जो पानी मिला के 3 दिन से गलत दूध दे रहे हो उसकी भरपाई भी करनी होगी। हाँ, जैसा आप कहेंगे माई बाप, मैं कर दूंगा। ठीक है, चलो, जितना पानी मिलाया है उतना दूध सबको फ्री दोगे, और कभी आगे शिकायत का मौका मिला तो तुम्हारा यहाँ आना बंद समझना। जी हुजूर। जैसे तैसे जगन ने माफी मांग के अपने ग्राहकों को बचा पाया, पर उसे ये बात समझ आ गई। जगन को अपना नाम बनाने के लिए बहुत वक्त लगा, पर नाम खराब होने के लिए 2 दिन लगे। ईमानदारी में थोड़ा पैसा भले ही कम कमाया, पर सुकून तो था। बेईमानी करके ज़्यादा दिन तक बच पाना संभव नहीं होता। जब चोरी पकड़ी जाती है तो जो कमाया वो भी निकल जाता है। इसलिए हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम करो। और मेहनत और ईमानदारी के साथ समझदारी भी हो तो कमाई भी कम नहीं होगी। बेईमानी अंत में सिर्फ दुख देती है। दोस्तों, ये कहानी है वीरपुर, एक छोटे से गांव की। वहाँ 2 दोस्त रहते थे, गौरव और विनोद। दोनों पढ़ने में बहुत अच्छे थे। दोनों के बहुत अच्छे अंक आते थे। दोनों मेहनत से काम करते और कॉलेज खत्म होने पे दोनों की नौकरी लग गई, शहर की एक बड़ी कंपनी में। दोनों शहर गए। अरे विनोद, यार मैंने सामान बांधते वक्त पंखा चलाया था, मुझे लगता है गलती से बंद करना भूल गया। अब क्या करूं? ओह, पक्का क्या? यार लेकिन अब तो हम बहुत दूर आ चुके हैं। फिर अगले महीने फिर से चक्कर लगाना ही है, तब बंद कर देना। 1 महीने का बिल आएगा थोड़ा सा, और क्या। और अब तो हम लोग कमाने भी लगे हैं ना। नहीं यार, पावर वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है। तो आगे चल, मैं अभी बंद करके आता हूँ। फिर गौरव फौरन घर गया और ठीक से सब बंद करके आया। दोनों शहर में काम करने लगे। मेहनत से तरक्की भी होने लगी। अरे भाई गौरव, अच्छा सुन, आज कार की डिलीवरी लेनी है मुझे। मैंने ये बड़ी शानदार गाड़ी खरीदी है। आने जाने की सुविधा हो जाएगी और लोन भी मिल गया था बड़ी आसानी से। मैं तो कहता हूं तू भी एक गाड़ी ले डाल। और कब तक यूं ही बाइक से जाता रहेगा? कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रो, मेरी तो बाइक बहुत अच्छी चल रही है। अभी 2 साल पहले ही तो ली थी। मैं घर के लिए लोन लेने का सोच रहा हूँ। सर पे अपनी छत होगी तो जितना किराया देता हूँ लगभग उतने का ही ब्याज हो जाएगा। घर खरीद रहा है? अरे बाप रे, उसमें तो 4 गाड़ी आ जाएंगी। मुझे तो रेंट पे ही अच्छा लगता है और हर साल नई जगह पे रहना भी पसंद है। बाकी के पैसों से तो मैं पूरी दुनिया घूमूंगा। अच्छा सुन, आज सैलरी मिली है, चल मैं तेरे को ताज में पार्टी देता हूँ मेरी नई गाड़ी की खुशी में। अरे नहीं भाई, इतना पैसा तो तू खर्च कर चुका है, और मत उड़ा। बस चाय बना के पिला और चल, मैं तेरे साथ गाड़ी लेने आता हूँ। तो विनोद और गौरव अपने अपने सपने पूरे करने लगे। कई साल बीत गए। अचानक कुछ मंदी का दौर आया तो उनकी कंपनी बंद हो गई। दोनों की नौकरी चली गई और विनोद अपने घर वीरपुर वापस लौट गया। हाय, ये सारे बिल्स भरने हैं और अकाउंट में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अब तो साल भर से बेकार बैठा हूं। जल्दी ही नौकरी नहीं मिली तो क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी खत्म हो जाएगी। फिर पापा से मांगना पड़ जाएगा। हाँ, पता नहीं ये वक्त कैसे ठीक होगा। अरे विनोद, तू यहाँ? अरे गौरव, तू यहाँ? क्या तू भी इंटरव्यू देने के लिए आया है? इंटरव्यू? ओ नहीं भाई, ये कंपनी तो मेरी ही है। आजा,
अंदर बैठ के बात करते हैं। भाई तूने अपनी खुद की कंपनी खोल ली, कितना अच्छा लग रहा है सुन के। और यहां मैं दर दर के धक्के खाता फिर रहा हूं, पर कहीं कोई नौकरी नहीं दे रहा। तुम्हारी वैकेंसी देखी तो लगा कि चलो अपनी किस्मत आजमा लेता हूं। अरे क्यों नहीं, दोस्ती तो दोस्त के काम आता है। तू कल से काम चालू कर दे और दोनों भाई डबल तरक्की करेंगे। थैंक यू गौरव। अच्छा ये बता, ये ऑफिस, ये काम धंधा कैसे कर पाया तू ये सब? बस भाई, जब से हमारी कंपनी बंद हुई तो लगा क्यों ना खुद के लिए कुछ काम किया जाए। छोटा सा काम है, यही वो जगह है जो मैंने लोन से खरीदी थी। यहाँ ऊपर मैं और मेरा परिवार रहते हैं और नीचे अपना दफ्तर चालू किया, पहले अकेले ही, और फिर धीरे धीरे और लोग जुड़ गए, और देखो आज से तुम भी जुड़ जाओगे। सही है भाई, तूने अपने पैसों को बचाया और सही जगह लगाया, जबकि मैंने अपने सारे पैसे गवा दिए। आगे का कभी नहीं सोचा। हमारी नौकरी गई तो किराए के लिए पैसे नहीं बचे, गांव वापस जाना पड़ा। गाड़ी कहाँ रखता, उसको भी सस्ते भाव में बेचना पड़ा। सब कुछ बिक गया मेरा दोस्त। आज खाली हाथ हूं और तेरे पास सब कुछ है। कुछ नहीं बिगड़ा भाई, अपनी जिंदगी अपने हाथ में होती है। तुझ में हुनर है और तू अगर अपने पैसों को समझदारी से रखे तो इसे भी बहुत अच्छा कर सकता है। खैर छोड़, चल चाय पीते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, इसीलिए हमें अपने पैसों को समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। फ्रेंड्स, आज हम जो कहानी सुनने जा रहे हैं वो हम सबके जीवन से जुड़ी हुई है। हम सब अक्सर अपनों पे व्यर्थ ही गुस्सा करते रहते हैं। कई बार तो किसी और का गुस्सा किसी और पे भी निकल जाता है। तो ये कहानी है एक साधारण परिवार की। सुनील या फिर सोनू छोटा था पर हर बात पर गुस्सा करता था। अपने दोस्तों पे और माता पिता पे भी चिल्लाता। सब उसके गुस्से से परेशान थे। एक बार सोनू के पापा ने उसे बुलाया और कहा, सोनू बेटे, आज मैंने तुम्हें बहुत जरूरी काम के लिए बुलाया है। आज से 1 महीने के लिए हम एक नया प्रयोग करेंगे। ये लो हथौड़ी और ये कील का डब्बा। तुमको एक काम करना है बेटे। आज से जब भी तुम्हें गुस्सा आएगा, तुम गुस्सा करने के बाद अपने बाड़े में हथौड़े से एक कील ठोक देना, ठीक है? ठीक है पापा, कील तो मैं ठोक लूंगा, पर मुझे गुस्सा कम करने को मत कहना। मेरा गुस्सा मेरे बस में नहीं होता। मुझे अगर कोई कुछ बोलेगा तो मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। सोनू को अजीब तो लगा, पर उसने अपने पापा की बात मान ली। ठीक है, पापा ने मुझे इतने प्यार से कहा तो मान लेता हूँ। और एक कील ही तो ठोकनी है, कम से कम गुस्सा करने को मना नहीं किया। फिर हमारे प्यारे सोनू को उस दिन 8 बार गुस्सा आया। उसने गुस्सा किया और हर बार उतनी कील अपने बाड़े में जाके ठोक दी। अगले दिन 10 कील ठोकी। ऐसे कुछ दिन बीतने लगे और वो कील ठोकता गया। फिर धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा, यार अभी हर बार का कील ठोक ठोक के बोर हो गया हूँ। फालतू की मेहनत। अब पापा को प्रॉमिस किया है तो बंद तो नहीं कर सकता। क्यों ना अपने गुस्से को ही कम कर दूं। तो फिर सोनू ने निश्चय किया कि वो गुस्सा कम करेगा और जल्दी ही उसकी कीलें कम होने लगी। कभी 4, कभी 2 और एक दिन तो ऐसा भी आया कि उसने कोई कील नहीं ठोकी, यानी गुस्सा ही नहीं किया। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। आज के दिन मैंने एक बार ही गुस्सा नहीं किया। पापा को बताऊंगा तो वो तो बहुत खुश होंगे। पापा पापा पता है क्या, आज मैंने किसी पे गुस्सा ही नहीं किया। मैंने अपने गुस्से पे काबू कर लिया है। अभी मुझे इन हथौड़े और कीलों की जरूरत नहीं है। अरे वाह सोनू, शाबाश, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब मैं तुमको एक नया कार्य देता हूँ। आज से जिस दिन भी तुम गुस्सा नहीं करोगे, उस दिन तुम बाड़े में से एक कील निकाल देना। सोनू ने सुना तो वो समझ गया
कि पापा फिर से उसे कुछ सिखाना चाहते हैं, तो वो तैयार हो गया। पहले तो मैं बहुत सारी कील एक दिन में ठोकता था, अभी तो दिन में सिर्फ एक ही कील निकालनी है। इतनी मेहनत नहीं है, कर लूंगा मैं। अब सोनू किसी पे गुस्सा नहीं करता था। वो रोज अपने बाड़े से एक कील निकालता और अपने बीते हुए दिन की कामयाबी पे खुश होता। ऐसे कई दिन बीत गए और एक दिन ऐसा आया जब सारी कीलें निकल चुकी थी। मैंने कर दिया, सारी कीलें निकाल दी। अब पापा को बताता हूँ, वो तो बहुत खुश हो जाएंगे। पापा, सारी कीलें निकाल दी मैंने। मैं अब किसी पे गुस्सा नहीं करता और रोज एक एक करके बाड़े की सारी कील निकाल दी मैंने। अरे बहुत अच्छा, शाबाश मेरे बच्चे, मुझे तुम पे नाज है। अब तुम आओ मेरे साथ बाड़े पे और दिखाओ मुझे तुमने क्या किया है। देखो पापा, एक भी कील नहीं है। हाँ सही कहा, एक भी कील नहीं है। पर जरा बाड़े पे हुए इन कील के छेदों को तो देखो, ये कभी ठीक नहीं होंगे बेटे। ये बाड़े की लकड़ी प्रतीक है कि जब हम किसी पे गुस्सा करते हैं तो उनके रिश्ते पे हम अपने गुस्से से कील ठोक देते हैं। फिर वक्त से या माफी मांगने से हमारी वो कील निकल तो जाती है, पर उसके घाव कभी नहीं भरते। फिर वो लोग भी जो हमें बहुत प्यार करते हैं, वो हमारे कहे हुए कड़वे शब्द कभी भुला नहीं पाते। हाँ पापा, मैं समझ गया आपकी बात। कई बार मैं अपने गुस्से में अपने दोस्तों को, माँ को और आपको भी कभी कभी बुरा भला बोल देता हूँ, पर अब मैं बदल गया हूँ और मुझे समझ गया है कि मुझे गुस्से से कोई फायदा नहीं होता। मैं इस बाड़े को फिर से पहले जैसा तो नहीं कर सकता, पर अब इस पे कोई नई कील नहीं ठोकूंगा। इतना तो कर ही सकता हूँ। शाबाश मेरे बच्चे। दोस्तों, सोनू ने अपना सबक सीख लिया, पर क्या हम लोग भी खुद को बदल सकते हैं? कई बार हमको ऑफिस में बॉस से डांट पड़ गई तो हम उनको तो कुछ नहीं कह पाते, लेकिन घर आकर अपने बच्चों पर हम गुस्सा निकालते हैं। ये एक चक्र जैसा है, लेकिन अगर हम अपने गुस्से पे काबू करना सीख लें तो हम अपना ही नहीं औरों के जीवन में भी बदलाव ला सकते हैं। तो ये थी हमारी कहानी गुस्से की कील। आशा है आपको पसंद आई। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई अच्छी कहानी हो तो हमको कमेंट्स में जरूर एक गांव में एक किसान रहता था, मनोहर। मनोहर बहुत मेहनती इंसान था और मन लगा के खेती करता। वो अपने खेत के लिए बहुत दूर से पानी लाया करता था। उसके पास 2 विशाल घड़े थे, जिनको वो डंडे पे बांध कंधे पे रख के नदी से पानी भर के लाया करता था। कितनी धूप निकल रही है और गर्मी भी है। आज खेत की बुआई करता, सफाई भी। ये पानी पहुंचाने का काम हो जाए तो बाकी करता हूँ, बहुत काम है। लेकिन जब मनोहर खेत पे पहुंचा और उसने घड़ों में देखा, अरे ये कैसे हुआ? एक घड़े में पूरा पानी है और एक घड़ा तो सिर्फ आधा ही भरा है। ओह, मतलब एक घड़ा फूटा हुआ है। लौटकर आते आते पानी आधा हो गया। चलो कोई बात नहीं, पर अब नदी का एक चक्कर और लगाना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। मनोहर रोज नदी के 2 चक्कर लगाने लगा। मनोहर को दुगनी मेहनत करता देख उसके साबुत घड़े को बहुत अफसोस हुआ। वो बोला, अरे फूटे, देख तेरी वजह से मालिक को कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है। तू आधा पानी नीचे गिरा देता है और मालिक को दोबारा पानी लाना पड़ता है। ऐसा सुन के फूटा घड़ा बहुत उदास हो गया और रोने लगा। मुझे माफ कर दो, मैं भी रोज देखता हूँ और मालिक की हालत देखकर मुझे भी बहुत बुरा लगता है, पर मैं कर भी क्या सकता हूँ, मैं तो एक फूटा हुआ घड़ा हूँ। अगले दिन जब मनोहर पानी भरने के लिए जाने लगा तो उसने घड़े के रोने की आवाज सुनी। उसने उससे कारण पूछा।
मालिक, तुम रोज इतनी मेहनत से पूरा पूरा पानी भर के लाते हो, लेकिन मेरे फूटे होने की वजह से मेरा आधा पानी तो बह ही जाता है। मैं चाहकर भी पानी को रोक नहीं पाता। इससे अच्छा तो आप मुझे कहीं लेके ही ना जाओ, कम से कम आपकी मेहनत तो कम लगेगी। अरे मेरे प्यारे घड़े, तुमको इस बात का बुरा लग रहा है कि तुम्हारा आधा पानी बह जाता है, लेकिन मेरी नजर में तो तुम बहुत काम के घड़े हो। अच्छा, एक काम करो, आज जाते वक्त तुम ध्यान से देखना कि हमारे आसपास क्या क्या उगा हुआ है। फिर काम हो जाने के बाद हम बात करेंगे। मुझे विश्वास है कि तुमको अपनी काबिलियत पे गर्व होगा। तो मनोहर अपने दोनों घड़ों को लाद कर पानी भरने के लिए निकल गए और फूटे घड़े ने देखा कि उसके आसपास तरह तरह के फूल लगे हुए हैं और बहुत हरियाली है। वापस लौट के उसने मालिक से पूछा, मालिक, आपके कहे अनुसार मैंने देखा कि हमारे रास्ते में कई तरह के फूल लगे हुए हैं और हरियाली भी है। ये सब पहले तो नहीं हुआ करती थी, ये कहाँ से आई? पर उनसे मेरा क्या वास्ता है? मैं तो अभी भी एक फूटा हुआ घड़ा हूँ जो अपने मालिक का आधा ही काम कर पाता है। वास्ता है, बहुत गहरा वास्ता है। मुझे जब समझ आया कि मेरे एक घड़े से पानी गिर रहा है, वो फूटा है और रास्ते भर पानी फैलाता हुआ जाता है, तो मैंने सोचा क्यों ना जहां जहां पानी गिर रहा है वहां कुछ पेड़ पौधे लगा दिए जाए। ये पानी व्यर्थ नहीं जाएगा, ये मेरी और तुम्हारी तरफ से एक श्रमदान होगा। और अब देखो, वहां कई फूल लगे हुए हैं जो पूरे रास्ते को महका रहे हैं। इतने सुंदर फूलों को देखकर मेरा वजन भी हल्का लगने लगा है। इन पे अनेक तितलियां आके फूलों का रस लेती है। ये सब तुम्हारी वजह से ही तो है मेरे नन्हे दोस्त। क्या सच? हाँ, याद रखो, अगर हम अपनी कमी को पहचान कर उसे कुछ अच्छे उपयोग में ला सके तो वो कमी कमी नहीं रहती। जैसे तुम्हारे गिरे हुए पानी ने पूरे रास्ते को सुंदर बगीचे में बदल दिया। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था चंबोली राम। चंबोली राम एक दिन जंगल से जा रहा था तो उसने एक जादुई मुर्गी देखी, चमकदार सुनहरी मुर्गी। अरे वाह, ये तो गजब मुर्गी है। इतना सुंदर मुर्गी तो हम कभी ना देखा अपनी जिंदगी में। वो उसे अपने घर ले आया और दाना खिला के पालने लगा। अगले दिन सुबह चंबोली मुर्गी के पास जाता है तो वहाँ उसे एक सुनहरा अंडा दिखता है। अरे ये तो कोई मामूली अंडा नहीं है, ये तो सोने का अंडा है। प्रभु, तुमने हमारी सुन ली, हमारी गरीबी दूर कर दी। चंबोली अंडे को ले जाकर शहर में एक सुनार को बेच देता है। भीम जी भाई, ये हमरे पास थोड़ा सोना है, एक आग कितना दे सकत हो? वाह भैया, ये तो काफी सोना है। लाओ, ये हमको दे दो और ये पैसा तुम ले लो। हमरे भाग खुल गए। इतना पैसा तो हम कभी भी नहीं देखा अपनी जिंदगी में। ऐसे ही मुर्गी रोज एक अंडा देती और चंबोली राम रोज अंडा बेच देता और पैसों से अपने परिवार के लिए अच्छा अच्छा सामान ले आता। धीरे धीरे वो काफी अमीर हो गया और लोग उससे जलने लगे। ओ चंबोली भैया, कैसन बा? आजकल तो एकदम टिप टाप हो गए हो। जे बड़ा घर ले लिया है, कोनो लॉटरी लग गई है का? अरे नंदू, लॉटरी तो छोटी चीज होवत है। हमारी किस्मत तो ऊ से भी ऊपर है। बचपन से गरीब रहे, लेकिन भगवान ने इकट्ठे ही भेज दिया। अब देखो, हमको एक ऐसी मुर्गी मिली है जो रोज सोने का अंडा देवत है। हम रोज ओकू शहर जाके बेच आत हूँ, खूब माल मिलत है।
रोज एक अंडा? वाह जी, भगवान तुम पे इतना मेहरबान है। पर तुम तो खैर मूर्ख ही हो। सोचो सोचो, जब एक अंडा रोज निकल आता है तो उनके पेट में कितने सारे अंडे होंगे। तुम्हारी जगह हम होते तो एक ही दिन में अमीर हो जाते। खैर चलो, हमको काम पे जाना है। अब हमरे पास तो कोनो ऐसी मुर्गी है ना। अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं। जो मुर्गी रोज एक सोने का अंडा दे सकत है, उसके पेट में न जाने कितने अंडे होंगे। नंदू तो बहुत काम की बात बोल गया। हे भगवान, बस एक ही सोने का अंडा। अब हम पे और इंतजार नहीं होता। आज हम इस मुर्गी का पेट काट के सारे अंडे निकाल लेंगे। इसमें तो कुछ भी नहीं है। हमारी मुर्गी माती। ये क्या हो गया नंदू? तो बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि ज़्यादा लालच करना अच्छा नहीं होता और किसी के बोलने पे कुछ करने से पहले अपना दिमाग लगाना चाहिए।